नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। जो श्रृंखला मैं लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला से प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है केंद्रीय बजट 2022 और 23 से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे साझा करें। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं केंद्रीय बजट 2022 और 23। देखिए दोस्तों, जो बजट 22 और 23 के लिए जो पेश किया गया है, 2022 और 23 के लिए पेश किया गया है, ये जो पेश किया गया है 1 फरवरी 2022 को ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे पेश किया गया है। और यदि मैं बात करूं भारत की आर्थिक सर्वे की, यदि बात करूं या आर्थिक वृद्धि की यदि मैं बात करूं इस बजट में, तो दोस्तों 9.2% ये आर्थिक बजट रहने वाला है और इसका ये अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, यदि मैं बात आपसे कहूं तो इस वर्ष का जो बजट है केंद्रीय बजट 2022 और 23, इस बजट का जो नाम रखा गया है अमृतकाल का ये बजट रखा गया है। अमृतकाल 75 से 100 वर्ष का ये रोड मैप केंद्र सरकार द्वारा ये पुटअप किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 का ये संपूर्ण सार की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं उसकी यदि हम बात करें तो राजस्व की प्राप्तियों की इसके अंतर्गत बात की गई है, पूंजी प्राप्तियों की बात की गई है, कुल पूंजी प्राप्ति की बात की गई है, और प्रभावी पूंजी व्यय की और राजस्व घाटे की, प्रवाही राजस्व घाटे की बात की गई, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पूर्व हमें ये समझना होगा, हम तो बोलते हैं कि केंद्रीय बजट हर वर्ष ये पारित किया जाता है, ये बजट होता क्या है, पहले हमें इसे स्पर्श करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं बजट। देखिए दोस्तों, बजट का जो शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ये फ्रेंच से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति बजगेट से इसकी शब्द उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, या हम इसे पर्स भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ में खर्ची का पूर्व अनुमान की बजट ये कहलाता है। जो खर्चा होता है उसका पूर्वानुमान जो लगाया जाता है उसे बजट के अंतर्गत इसे साझा करते हैं, क्योंकि सभी अर्थशास्त्री व्यय को ही जीवन का आधार मानते हैं। जितने भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनका आधार अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यय को ही जीवन माना गया है। इन्हीं खर्चों को संतुलित करने के लिए जो खर्चे हम प्रतिवर्ष करते हैं, चाहे छोटी बड़ी चीज़ों में यदि हम जो करते हैं, इन खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यक्ति आय के समाधान, एकजुटता तथा दोनों क्रियाओं को संतुलित करना ही बजट या बजटिंग कहलाता है। देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय होती है दोस्तों के आधार पर इसको जुटाया जाता है, साथ ही जो खर्चे हो रहे हैं और जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है उन दोनों का समावेशित क्रियान्वित रूप हम इसके अंतर्गत पेश करते हैं। और इसी संतुलित को करने के लिए इसका संपूर्ण सार यदि हम बात करें, इसको हम क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। अब बजट से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की यदि हम बात करें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूछे जाएंगे। ये इसे मेरे साथ नोट करते चलिएगा। आप इस वीडियो को पूर्व से लेके अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्क्रैप ना करें इसे। देखिए, बजट से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट की यदि बात करें, 1860 में सर्वप्रथम जेम्स विलियम द्वारा बजट का जनक या कहें इसका प्रारूप इसे तैयार किया गया है, इनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। ये अमेरिका के हैं जेम्स विलियम्स, ये द्वारा बजट का प्रावधान यदि कहें इसको तैयार किया गया है। इसका जो श्रेय जाता है अमेरिका के ये अर्थशास्त्री हैं, इनको जाता है। यदि मैं बात करूं 1944 में बम्बई प्लान में बजट की नई अवधारणा को अपनाया गया। व्यय से आय को संतुलित करना ये बजट कहलाया जाता है।
हम किस प्रकार से व्यय, हम खर्चा किस प्रकार से कर रहे हैं, और आय को संतुलित करने के लिए जो चीज़ों का समावेशित रूप सक्षम तौर पे यदि उभर के हम सम्मुख से रखते हैं, उसका लेखा जोखा जो रखते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। तत्व पश्चात संविधान सभा ने भी इसी आधार पर इसको अपनाया तथा संविधान के अनुच्छेद 12 में बजट 112 में बजट प्रावधान बनाए गए। देखिए, कभी पूछा जाता है जो बजट की जो नई अवधारणा कब प्रस्तुत की गई, किस प्लान के द्वारा से प्रस्तुत किया गया है, 1944 में बम्बई प्लान के तहत इसकी नई अवधारणा को अपनाया गया। साथ ही जो भारतीय संविधान है उसकी सभा ने आर्टिकल 112 में बजट से संबंधित प्रावधानों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। साथ ही जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 202, राज्यों का बजट इसके अंतर्गत समावेशित किया जाता है। दोस्तों, यदि मैं बजट की बात करूं, केंद्रीय बजट की बात करूं, तो ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसे रखा गया है। साथ ही आर्टिकल 202 राज्यों के बजट को इसको दर्शाया जाता है, इसको निरूपित किया जाता है, इसके अंतर्गत इसे समावेशित रूप से पुटअप किया जाता है। ये बजट की अवधारणा से रिलेटेड ये होता है। अब हम यदि बात करें तीसरे पॉइंट की, यदि हम बात करें, भारत में आम बजट आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इस पे थोड़ा सा हम फोकस रखेंगे। इसके बाद हम केंद्रीय बजट 2022-23 पे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमें ये समझना होगा कि बजट होता क्या है। ये आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जो भारत के अंतर्गत एक आम बजट के आर्थिक मामले के विभाग द्वारा इस बजट को संपूर्ण रूप से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। समाज के गरीब से तबके से लेकर पूंजीपति तक का समावेशित रूप इस बजट के अंतर्गत समावेशित होता है। जिसे आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा माह फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसे पेश किया जाता है, जिसके द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। सदन में इसको रखा जाता है और इसको संपूर्ण रूप से उल्लेखित किया जाता है सदन के अंतर्गत। यदि मैं बजट का प्रारूप यदि देखूं तो बजट को पहले राष्ट्रपति संस्तुति देता है, उसके पश्चात ये लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और अंतिम रूप बजट को देने के लिए इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, तब ये जाके आम बजट को रिलीज किया जाता है। और इस बजट को फरवरी के अंतिम दिन में, जो फरवरी का जो माह होता है, अंतिम दिन होता है, उस दिन सदन में वित्त मंत्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। और इस बजट को 3 वर्षों का बजट भी कहा जाता है। इसे बजट में 3 वर्षों का बजट प्रस्तुत किया जाता है इसके अंतर्गत। अब 3 वर्षों का बजट किस प्रकार से होता है, देखिए, पहले जो होता है, पहले प्रथम स्थिति में यदि हम देखें वित्तीय वर्ष की बात करेंगे इसके अंतर्गत, और जो दूसरा रहता है चालू वर्ष जो चल रहा है, और जो आने वाला जो वर्ष है अग्रिम वर्ष के लिए इन बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया जाता है। बजट में 3 वर्षों का बजट प्रस्तुत इसके अंतर्गत किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, अब भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, कभी क्वेश्चन बनता है। लियाकत अली ये अंतरिम सरकार के ये प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं, इनके द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया है अंतरिम सरकार के अंतर्गत। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया है, किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया है, कौन उस समय वित्त मंत्री रहे हैं, यदि उसकी तरफ हम नज़र डालते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट जो पेश किया गया है प्रणब मुखर्जी चटर्जी द्वारा 26 नवंबर 1947 को इसे सदन में पेश किया गया है। ठीक है, संविधान के लागू होने के पश्चात प्रथम बजट जो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। देखिए, स्वतंत्र भारत का हम प्रथम बजट की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर 1947 को इसे पेश किया गया है, और संविधान जब लागू हुआ था उसके पश्चात
जो प्रथम बजट जो लागू किया गया था, जो पेश किया गया था, वो 1950 में जॉन मैथाई द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और हिंदी में प्रथम बजट DC देशमुख द्वारा इसे पेश किया गया है। हिंदी में देखिए जो बजट होता है उसे इंग्लिश में और उसके पश्चात इसे हिंदी में प्रस्तुत किया गया था। पहले जो किया गया था जॉन मैथाई के द्वारा जो प्रस्तुत किया था उसे इंग्लिश में किया गया था। हिंदी में जो प्रथम बजट जो पेश किया गया था CD देशमुख द्वारा इसे पेश किया गया था। और RBI के गवर्नर से वित्त मंत्री बनने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन थे, यदि मैं बात करूं, वो CD देशमुख के रहे। ये RBI के गवर्नर से ये वित्त मंत्री बनने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति रहे। यदि मैं बजट के विस्तार में यदि मैं आपसे बात करूं तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, यह क्वेश्चन बनेगा। आपके कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, चाहे राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाएं हों या केंद्र से रिलेटेड हैं या अन्य SSC की परीक्षाएं हैं या रेलवे की परीक्षाएं हों, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। देखिए मोरारजी देसाई जी द्वारा 10 बार ये बजट पेश किया गया है। अगर हम देखें 10 में से 8 बार उन्होंने संपूर्ण आम बजट पेश किया और 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। देखिए जो 8 बार उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया संपूर्ण रूप से इस बजट को सदन के सम्मुख से पेश किया गया है। उसके पश्चात 2 बार इसी अंतरिम बजट के रूप में उनके द्वारा पेश किया गया है और 10 बार इनके द्वारा 10वीं बार इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। यदि हम कहें भारत में सर्वाधिक रूप से जो बजट पेश किया गया है उसकी संख्या कितनी है, तो वो आपकी 10 है। और उसके पश्चात 8 बार संपूर्ण रूप से आम बजट पेश किया गया, उसके बाद 2 बार जो अंतरिम बजट इसे पेश किया गया। जो दूसरे नंबर पर जो बजट पेश किया गया है सर्वाधिक रूप में, वो दूसरे नंबर में P चिदम्बरम द्वारा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रूप से बजट पेश किए गए हैं। ठीक है। अगर हम 90 पॉइंट की यदि बात करें, भारत के वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो कौन है? RK वेंकटरमन। ये पहले वित्त मंत्री रहे, इनके द्वारा भी बजट पेश किया गया है और उसके पश्चात ये भारत के प्रधानमंत्री बने। और प्रणब मुखर्जी ये भारत के राष्ट्रपति रहे, इनके द्वारा भी ये क्या रहा, इनके द्वारा भी बजट पेश किया गया। ठीक है। अब हम 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वे वित्त मंत्री जो बाद में PM बने थे। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे 90 पॉइंट में मैंने कहा भारत के वे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, इसमें प्रणब मुखर्जी एज ए राष्ट्रपति रहे और RK वेंकटरमन ये आपके प्रधानमंत्री रहे। और भारत के 10वें वित्त मंत्री जो बाद में PM बने, अगर मैं उनकी बात करूं, मोरारजी देसाई जी द्वारा भी पहले ये वित्त मंत्री रहे, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह भी आपके वित्त मंत्री रहे हैं और विश्वनाथन प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह इससे पूर्व ये वित्त मंत्री रहे थे। उसके पश्चात ये 2 बार प्रधानमंत्री ये रहे भारत के। और अब हम बात करते हैं 11वें पॉइंट की। यदि हम बात करें दोस्तों, आइए बात करते हैं 11वें नंबर की। भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया सदन के अंतर्गत, इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है, उस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। ऐसे प्रधानमंत्रियों की यदि मैं बारे में बात करूं, पहले नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके द्वारा जो बजट पेश किया गया था सदन में, वो किया गया था 1958 में इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था दोस्तों। और उसके बाद इंदिरा गांधी 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा भी ये बजट पेश किया गया है। और उसके पश्चात राजीव गांधी 1987 में भी राजीव गांधी द्वारा सदन में प्रधानमंत्री रहते हुए इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। और मनमोहन सिंह 2010 व 2012 में इनके द्वारा भी प्रधानमंत्री रहते हुए ये बजट पेश किया गया है। अब बात करते हैं भारत का आम बजट क्या होता है,
इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम बजट की यदि बारे में बात करें तो वार्षिक ये वितरण के रूप में यदि हम देखेंगे इसको दो पक्षों में इसे विभाजित किया जाता है। पहला पक्ष होता है आय पक्ष और दूसरा पक्ष यदि हम बात करें ये व्यय पक्ष। देखिए आय हमें कहाँ से हो रही है और हम उसका व्यय किस प्रकार से करें उस पर यदि बात करें। 71% राजस्व से ये आय होती है और उसके पश्चात 29% पूंजीगत आय, ऐसी आय जो वापस चुकाना होता है, जैसे ऋण निवेश के आधार पर ये होता है आपके 26% और 3% ये ऋण निवेश के अंतर्गत आता है। यदि हम राजस्व की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसे भी दो भागों में इसे विभाजित किया गया है राजस्व को। पहला कर से प्राप्त जो आय हमें प्राप्त होती है और गैर करों से जो हमें आय प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत जो राजस्व का 71% ये जो राजस्व हमें प्राप्त होता है आय के पक्ष के अंतर्गत यदि हम बात करें तो उसको भी हम दो डिवीजन में से डिवाइडेड कर देते हैं, जो हम विभाजित करते हैं इसे प्रत्यक्ष कर के रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखिए दो प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं, निगम कर और आय कर के रूप में। देखिए निगम जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, निगमों के माध्यम से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं और आय कर का मतलब जो इनकम टैक्स के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसे हम आय कर कहते हैं। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष तौर पर जो हम कर लेते हैं, उत्पादन पर हम कर वसूलते हैं आयात शुल्क के माध्यम से और सेवा कर के माध्यम से हम कर से प्राप्त आय की बारे में बात कर रहे थे। और उसी के अंतर्गत यदि हम देखेंगे दोस्तों, जो सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों से जो आय हमें प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। जुर्माना व शुल्क, हम किसी पे जुर्माना किस प्रकार से लगाते हैं और जुर्माने के एवज में जो हमें शुल्क प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। ठीक है, और अनुदान, देखिए हमने किसी को अनुदान जिसे हम लोन कहते हैं या ऋण कहते हैं, हम अनुदान के रूप में जो सब्सिडी के रूप में या IMF के रूप में या बात करें सार्वजनिक उधार के बारे में बात करते हैं, इसके रूप में भी हम लेते हैं कर। अब निष्कर्ष की यदि हम बारे में बात करें दोस्तों, निष्कर्ष किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, पहले पॉइंट पे हम ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हम बात करें पहले पॉइंट की, राजस्व आय की यदि हम बारे में बात करें तो ये पूंजीगत रूप में आय हमें प्राप्त होती है और कर से आय जो गैर कर से ये आय हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये आय का या हम कहें बजट का लेखा जोखा इस प्रकार से संजोया जाता है। देखिए अब हम बात करें पॉइंट 5 की, तो प्रत्यक्ष कर की आय और अप्रत्यक्ष कर की आय को लेकर चलते हैं और निगम कर और आय कर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। साथ ही हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ बात करें तो उत्पादन कर से आय, आयातों से आय, सेवा कर से आय, ये कर का एक विश्लेषण मात्र आपके सम्मुख से रखने की कोशिश की। अब बात करते हैं व्यय कर, हम किस प्रकार से व्यय करते हैं। जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसको व्यय पक्ष के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में हम विभाजित करते हैं। दो भागों के अंतर्गत किस प्रकार से इसे समावेशित किया जाता है। देखिए पहला जो होता है योजनागत व्यय, हम योजनाओं पर किस प्रकार से व्यय करते हैं, उसमें जो खर्चा होता है उसको योजनागत व्यय कहते हैं। योजनाओं के मध्य से खर्चा होना। ठीक है, दूसरा इसका ये श्रेणीवार हम इसको व्यय के रूप में या व्यय के पक्ष को देख रहे हैं। देखिए जब सरकार द्वारा जब योजनाओं में जो धनावंटन अवमुक्त किया जाता है, योजनाओं के मध्य से उसे खर्च किया जाता है। हम मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई हाईवे बन रहा है, सरकार
उसको पर्टिकुलर रूप से इसकी घोषणा करती है या उसको योजनाओं के अंतर्गत रखती है या समावेशित करती है। तो योजनाओं के मध्य से जो खर्च होता है उसे सरकारी योजना के अंतर्गत, जैसे पंचवर्षीय योजना होती है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम उसे समायोजित करते हैं। और यदि हम गैर योजनागत व्यय की यदि बारे में बात करें, देखिए इसके अंतर्गत आवश्यकता एवं सहायता के लिए ये व्यय किया जाता है। वे खर्चे जो किसी योजना के तहत ना किए जाते हों, ऐसे खर्चों के बारे में बात करें जो किसी योजना के तहत न किए जाते हैं अपितु आवश्यकता एवं सहायता के लिए ये किए जाते हैं ये खर्चे, ठीक है। अब योजनागत व्यय की यदि बारे में बात करें दोस्तों, वो क्या होता है उस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। सरकार के वे खर्चे, देखिए योजनागत व्यय के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। सरकार के वे खर्चे जो योजनागत के आधार पर किए जाते हैं, जैसे किस प्रकार से सरकार योजनाबद्ध क्रम में व्यय करती है, किस प्रकार से सरकार किसी पैसे का किस रूप में उसको खर्चा करती है, यदि व्यय करती है, सरकार उसको योजना के आधार पर उसे क्रमबद्ध रूप में उसे खर्च किया जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ये किए जाते हैं। अब देखिए सरकारी योजना के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। यदि मैं कहूँ ग्रामीण आवास की यदि मैं बात करूँ या किसी डैम के निर्माण की यदि मैं बात करूँ जहाँ से हमें अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके, हम मेडिकल कॉलेजों की बारे में बात करें, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो समाज के लिए अति आवश्यक हो, ऐसी चीज़ों में सरकार योजनाओं के क्रमबद्ध रूप में उसे प्रस्तुत करती है, साथ ही उसको एक नया रूप, एक नया आकार प्रदान करती है, साथ ही उसको एक समूचा रूप जो प्रदान करती है वह सरकारी योजनाओं के माध्यम से उसमें किए जाने वाले खर्च का जो रूप होता है उसको वर्णित करता है। इस रूप को मैं बात कहूं, इसे दो प्रकार से व्यवहारिक रूप में इसे सम्मिलित करते हैं। पहले ऋण अदायगी के रूप में, दूसरा निवेश। निवेश किस प्रकार से करते हैं, हम किस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं विकास के लिए किए गए खर्च को हम क्या कहते हैं, निवेश। हम खर्चा किस पे कर रहे हैं, हम निवेश। अगर मेरे पास 2000 रुपये हैं तो मैं 2000 रुपये को किस प्रकार से योजनाबद्ध रूप से उसको विकास के रूप में कार्य करूं, उसको किस प्रकार से उसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो सके, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो विकास के लिए किया गया खर्च कहलाया जाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे गैर योजनागत व्यय। जो गैर योजनागत व्यय क्या होते हैं, इनमें निम्नलिखित रूप में इसे सम्मिलित किया गया है। देखिए, ब्याज अदायगी के रूप में जो गैर योजनागत व्यय के रूप में से किया जाता है, सब्सिडी के रूप में, ठीक है। और यदि मैं बात करूं रक्षा के क्षेत्र में इस व्यय को दिया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति लोन ले रहा है उसको सरकार जो गैर योजनागत व्यय होते हैं उसमें सब्सिडी भी प्रदान करती है, ब्याज में कुछ छूट दे देती है, और रक्षा क्षेत्र में ये व्यय करती है, और वेतन पेंशन इत्यादि में ये गैर योजनागत व्यय होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की योजनाएं इसके अंदर नहीं बनाई जाती हैं, और सर्वाधिक खर्चा व्यय चुकाने में किया जाता है, और दूसरे पर सब्सिडी व तीसरे पर खर्चा ये रक्षा खर्चा। देखिए, जो सर्वाधिक रूप में गैर रूप से जो योजनागत व्यय होता है वो सर्वाधिक जो खर्चा होता है वो ब्याज चुकाने में होता है, ठीक है। और दूसरा जो सब्सिडी प्राप्त होती है उस पे, और तीसरा जो रक्षा क्षेत्र में जो उपकरणों को या हम रक्षा यदि हम कहें सशस्त्र सेना के जो चीज़ों के लिए हम जो व्यय करते हैं उसके खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं। और जो गैर योजनागत व्यय की यदि हम बात करें, ये योजनागत व्यय ही कहलाया जाता है। अब बात करते हैं, आप सभी लोग बजट के बारे में जानते होंगे। अब बजट में घाटे का प्रकार किस प्रकार से बनता है उस पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे। अब बजटी घाटा क्या होता है, वर्तमान में यह राजकोषीय घाटा कहलाया जाता है। अगर जो बजट में जो घाटा होता है
उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कुल व्यय, कुल आय का इसका समावेशित रूप देखते हैं। कुल आय से कुल व्यय का हम इसमें माइनस करेंगे, जो प्राप्त होता है अर्थात सरकारी जो लेनदारी होती है वो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आती है। इस घाटे को दूर करने का उपाय क्या होता है? देखिए, नए नोटों का निगम, इसके अंतर्गत बैड आइडिया ये होता है। वर्ष 1997 में बजटी घाटे को दूर करना ये रहा। 1997 में जो बजटी घाटे को दूर किस प्रकार से करने के लिए सरकार ने नए नोटों के निगमन को संस्तुति या कहें संतुलन बनाती ये है। और परंतु जिस समय 1997 की बारे में बात करूं, उस समय राजकोषीय घाटा बढ़ गया था, तो सरकार ने नए नोटों का छापने का ये संतुलन इसको बनाने के लिए नए नोट यहाँ पर छापे गए। इस उपाय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और इससे मांग भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हम पैसों को यदि इसका निगमन की यदि हम बारे में बात करें, तो इसमें एक और क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। और मांग, आपूर्ति तो अधिक होगी और उस प्रकार से समाज में इसमें मांग भी धीरे धीरे इसमें क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। आपूर्ति और बजट की मांग की सापेक्ष इसकी तुलना की गई है तथा साथ ही मुद्रा स्फूर्ति में वृद्धि होती है। 1997 के पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस घाटे को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए थे। क्योंकि आपको पता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इससे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो एक अर्थशास्त्री माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें बहुत बड़ा ज्ञाता के रूप में पुटअप किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं इस क्षेत्र में। किस प्रकार से बजट को रिलीज करना है, किस प्रकार से उस समस्या को दूर करना है, ये सारी चीज़ें वो भली भांति जानते हैं। बजटी घाटे को जो घाटा है उसकी जगह राजकोषीय घाटा उन्होंने ये सुझाव दिया था। घाटे को दूर करने के लिए सरकार पर ऋण होता है एवं निवेश को बढ़ावा देना, ये उपाय इनके द्वारा किया। जो इनके द्वारा अन्य उपाय दिए गए थे, कर की दरों में वृद्धि, कुर्सी का खतरा इसके अंतर्गत था, सब्सिडी में कमी, ये संभव ही नहीं था, और कर में सुधार, जीएसटी, ये जो आज लगी हुई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में संतुलित रूप में इसका अध्ययन पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। तकनीकी या कुशलता का विकास, जिसमें कम लागत पर अधिक विकास हो। देखिए ये मनमोहन सिंह द्वारा पहले ही ये चीज़ की गई थी। दोस्तों, नोट करने वाली जो बात है, राजकोषीय घाटा कभी भी जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश की जो जीडीपी है उसको मूल्यांकन किया जाता है, या उसका मूल्यांकन किए जाने के पश्चात देखा जाता है कि जो हमारे जो देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी के 3% से अधिक का हमें घाटा नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक का घाटा हुआ तो हमारी जीडीपी डाउन हो जाएगी, या कहें ऋणात्मक की तरफ बढ़ जाएगी। जो वर्तमान समय में जो राजकोषीय घाटा जो हमें दिख रहा है, जो -12 की तरफ जो हमारी इस समय जीडीपी है, ये इसी कारण से है। मनमोहन सिंह द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जो राजकोषीय घाटा कभी भी जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक हुआ तो उसके भयानक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और नोट करने वाली जो दूसरी बात है, 2013 के अंतर्गत 12 और 13 में यह घाटा जीडीपी के 4.8 तक था, जिससे प्रति वर्ष 0.3 तक कम करने का इसे लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जीडीपी घाटा है उसको जीडीपी के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2012 से 13 तक में जो जीडीपी का जो घाटा हुआ था, वो घाटा क्या था, कितने प्रतिशत था, 4.8% था, जिससे प्रतिवर्ष 0.3 करने का ये लक्ष्य ये रखा गया था। अब
राजस्व घाटे की यदि हम बारे में बात करें दोस्तों, राजस्व घाटा किस प्रकार से होता है उसको देख लीजिए। देखिए उसके अंतर्गत गैर योजनागत व्यय इसके अंतर्गत होता है, और राजस्व आय की यदि हम किस प्रकार से राजस्व का व्यय खर्चा और उसकी आय की यदि हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर ये दोनों इसके अंतर्गत होते हैं, और गैर कर से प्राप्त आय जो होती है वो राजस्व आय यहाँ पर से होती है, और राजस्व व्यय की यदि हम बारे में बात करूँ ये गैर योजनागत व्यय होता है। 2008 में यह लक्ष्य रखा गया था कि राजस्व घाटा बनता है कि सरकार के पास दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, और वर्तमान में यह स्थिति भयानक रूप धारण करती हुई ये चली गई। और इसको रोकने के उपाय की यदि हम बात करें, राजस्व घाटे में वृद्धि कर करों में सुधार किया जा सकता है, जिसमें प्राथमिक घाटा क्या होता है, जिसमें प्राथमिक व्यय और प्राथमिक आय की यदि हम बारे में बात करें, जिसमें प्राथमिक व्यय की यदि हम बात करें इसमें समाज कल्याण एवं विकास कार्यों पर ये जो खर्च होता है उसकी बात होती है, और इसमें ऋण को छोड़कर अन्य व्यय इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं प्राथमिक आय का और प्राथमिक व्यय की। देखिए वर्तमान में जो प्राथमिक घाटा है जीडीपी का वो निरंतर उसमें कमी होती हुई चली जा रही है, ठीक है। और प्रभावी घाटा, अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा राज्यों पर किया जाने वाला व्यय, सरकार के द्वारा राज्यों पर किया गया खर्च ही प्रभावी राजस्व घाटा ये कहलाया जाता है। अब जो बना पॉइंट क्या था, प्रभावी राजस्व घाटा, जो राजस्व घाटा होता है राज्यों पर किया जाने वाला व्यय जो सरकार के द्वारा राज्यों पर किया जाता है खर्च, उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। और बजट के हम प्रकार के बारे में बात करें, हमें पता होना चाहिए कि बजट को कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है। बजट के प्रकार की यदि मैं बात करूं, मद क्रम बजट जिसे परंपरागत बजट भी कहते हैं, वह बजट जो खर्च के उद्देश्य पर जोर देता है। इस बजट में खर्चा के उद्देश्य पर जोर नहीं दिया जाता है। दो प्रकार से होता है, एक तो जो मद क्रम बजट होता है वह बजट जो खर्च के उद्देश्य पर जोर देता है, दूसरा होता है इस बजट में खर्च के उद्देश्य पर जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है। निष्पादक बजट, ठीक है। अब ये क्या होता है, यह अमेरिकी अवधारणा है कि भारत में इस प्रकार का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, इस बजट में खर्चों के साथ साथ इसके उद्देश्य को भी दिखाया जाता है। इस प्रकार की बजट में पिछले साल की बजट की समीक्षा की जाती है, अर्थात हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना सफल हुए हैं। देखिए जो निष्पादक बजट की यदि हम बात करें तो इसमें अमेरिकी जो बजट की अवधारणा में भारत में क्या होता है, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें पहले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके जो कार्य हैं, उसके जो उद्देश्य है, क्या उनकी परिपूर्ति हो पाई है या नहीं हुई है, वो संपूर्ण रूप से पिछले साल का जो बजट होता है उसकी समीक्षा होती है। तदोपरांत हम उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम कितने सफल हुए हैं उसका आकलन होता है, और उन योजनाओं में कितना प्रतिशत हमें व्यय करना है उस बजट उस लक्ष्य को हासिल करने का, यह सभी चीज समावेशित रूप से उसमें समीक्षा की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आउटकम बजट क्या होता है, आउट इनकम बजट की यदि हम बात करें, जहां पर निष्पाद बजट लक्ष्य मुखी होती है वहीं आउटकम बजट ये कहा जाता है। जैसे इसे समझने की कोशिश कीजिए, यदि हमने 100 प्राइमरी स्कूलों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यह लक्ष्य प्राप्त करने में हम सफल भी रहे हैं, तो यह सफल निष्पादित बजट की है। अब हम यदि इसकी समीक्षा इस तरह से करें कि 100 स्कूल खोलने से साक्षरता में वृद्धि हुई है, तो ये आउटकम बजट कहलाया जाता है, ठीक है। भारत में पहली बार 2005 में आउटकम बजट पेश किया गया था। देखिए जब बजट संसद के अंतर्गत जब पेश होता है तो उसमें कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपके सम्मुख से दिया गया है, हमने 100 प्राइमरी विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हमने परिपूर्ति में हमने 100 प्राथमिक विद्यालयों को खोल दिया है, और उस प्राथमिक विद्यालय से खोलने के पश्चात
क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है, उसका आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है। साक्षरता में वृद्धि जब होती है तो उसे आउटकम बजट के रूप में इसे देखा जाता है। 2005 में इसे आउटकम बजट भी पेश किया गया। भारत में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, भारत में पहली बार आउटकम बजट कब पेश किया गया था, तो ये 2005 में इस बजट को पेश किया गया था। ठीक है, अब शून्य आधारित बजट, जीरो बजट की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, इस प्रकार के बजट में पिछले वर्ष का कोई आधार नहीं होता है, बिल्कुल नए सिरे से इस बजट को बनाया जाता है। जो शून्य आधारित जो बजट होते हैं, जो पिछले अंतरिम बजट जो पेश किया जाता है उस बजट से इसका कहीं से भी कोई लेना देना नहीं होता है। इस बजट को बनाने के लिए बिल्कुल नए सिरे से इस बजट को बनाया जाता है, अर्थात पिछले वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया इसकी समीक्षा न करते हुए नए सिरे से हम इस बजट को तैयार करते हैं और नीतियों और क्रियाओं के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं इनकी समीक्षा की जाती है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। देखिए, भारत के अंतर्गत जो शून्य बजट है, जीरो टॉलरेंस का जो बजट हम पेश करते हैं, उसकी अवधारणा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इस बजट की अवधारणा को हमने अमेरिकी बजट से इसे लिया गया है, या कहें अमेरिकी अवधारणा से इसे हमने लिया गया है। ठीक है, अब लिंग आधारित बजट की हम बारे में बात करेंगे। देखिए, लिंग आधारित बजट क्या होता है दोस्तों, बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए जाते हैं जिसे हम लिंग बजट आधारित इसे कहते हैं। लिंग पर आधारित ये बजट होता है, पर्टिकुलर किसी लिंग को इसमें रखा जाता है, जैसे कि लिंग अनुपातिक बजट। बजट में महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान करना ही लिंग आधारित बजट कहलाया जाता है। देखिए, भारत में पहली बार 2005 में लिंग आधारित बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर फिर पुट अप हुआ। पहला तो क्वेश्चन ये बना कि लिंग आधारित बजट होता है क्या। आपको पता होना चाहिए कि लिंग आधारित बजट क्या होता है। ये जो बजट होता है ये महिलाओं के लिए नए प्रावधानों को यहाँ पर जो बजट पेश किया जाता है ये लिंग पर आधारित बजट होता है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, भारत में पहली बार 2005 में लिंग आधारित बजट ये बनाया गया था। यहाँ पर यह स्मरण करें कि जब बजट में कमजोर वर्गों, असहाय लोगों के लिए अलग से विशेष वस्तुओं का प्रावधान किया जाता है तो इसे मैट्रिक ऑर्डर भी कहा जाता है, या कहें इसे मैट्रिक गुड्स भी इसे कहा जाता है। जैसे कि देखिए, इसे हम किस प्रकार से वर्णित करते हैं, दोपहर का भोजन योजना, सब्सिडी आदि इसके अंतर्गत हम रखते हैं। अब बात करते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। देखिए, इससे पूर्व हमने देखा था कि अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आपने देखा होगा। सारथी बजट किसके द्वारा पेश किया गया, देखिए 10 बार जो बजट पेश किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ये सारी चीजें को आपको याद होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको याद होंगी तब ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा। देखिए दोस्तों, जो मोरारजी देसाई जी द्वारा सारथी रूप में ये बजट पेश किया गया था, 10 बार उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। उसके अंतर्गत जो आम बजट जो पेश किया गया था वो आपके 8 बार मोरारजी देसाई द्वारा 8 बार आम बजट पेश किया गया था और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया गया था। आम बजट क्या होता है इसका तो लेखा जोखा मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब आपके हृदय में एक क्वेश्चन उभर रहा होगा कि अंतरिम बजट क्या होता है। दोस्तों, हम अंतरिम बजट की तरफ बढ़ने से पूर्व यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए दोस्तों, जो अंतरिम बजट की यदि मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ये चुनावी वर्ष में नीतिगत निर्णय लेने हेतु ये बनाया जाता है और इससे संपूर्ण वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता है। देखिए, जिस समय चुनाव का माहौल होता है या कहें राज्य के अंतर्गत जो राज्य बजट जो पेश किया जाता है या केंद्र के स्तर पर जब आम बजट पेश किया जाता है, तो जब चुनावी वर्ष होता है
अब मान लीजिए अभी यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, झारखंड, इन 3-5 स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, जो चुनावी वर्ष के अंतर्गत जो नीतिगत निर्णय लेने के लिए इस बजट का प्रावधान किया गया है, इसे संपूर्ण वर्ष के लिए इस बजट को लागू नहीं किया जाता, कुछ ही टाइम के लिए इस बजट का निर्धारण किया जाता है, जिसे अंतरिम बजट के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पश्चात हम आपके सम्मुख से भाग 2 बजट प्रस्तुत करेंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जो बजट पेश किया गया है, उस पर हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। 2022 में बजट का क्या लक्ष्य है, बजट किस प्रकार से रखा गया है, बजट के उद्देश्य, इनके संपूर्ण रूप से इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कहाँ कौन सा प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यदि आप लोगों के चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।